यस, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए जी, तो टॉपिक हम रिवाइज करने जा रहे हैं आज, इन्वेंट्रीज। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी कैटेगरी का टॉपिक मैं इसे कह सकता हूं। इन्वेंट्रीज आपके एग्जाम में 5 से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरी भी पूछी जा सकती है, प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें जनरली ना 3-4 टॉपिक्स हैं। थ्योरी तो अलग है, थ्योरी के लिए तो मैंने थ्योरी क्लास में कराई रखा है आपको। प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक। ठीक है, उसमें आपके पास आ जाएगा जैसे एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, एबनॉर्मल आइटम्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। फिर उसके बाद आएगा आपके पास स्टॉक टेकिंग, फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपके पास एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड एक होता है, उसका क्वेश्चन आ सकता है। स्टॉक रजिस्टर बनाने के लिए आ सकता है, फीफो लिफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, वो वाला आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जा सकता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री नथिंग बट AS2, हम जो बातें पढ़ रहे हैं वो सब कुछ क्या है, AS2 के हिसाब से है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS2 का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो आप सीए इंटरमीडिएट में डिटेल में पढ़ोगे। इन्वेंट्रीज क्या होता है, इन्वेंट्रीज कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड। इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर व्हाट, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब अगर मैंने कोई भी सामान, कोई भी गुड्स अपने पास बेचने के लिए रखे हुए हैं, अगर कोई भी गुड्स मैंने अपने पास नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखे हुए हैं, देखो एक तो होता है एसेट बेचने के लिए रखा हुआ है, वो तो मैं फिक्स एसेट भी बोल सकता हूं कि मेरा बिकने के लिए रखा हुआ है, लेकिन यहां पर बात कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि मेरा धंधा है उस चीज को बेचने का। ठीक है, अब मान लो मेरा धंधा है कंप्यूटर एसेसरीज, ये लैपटॉप के जो अपना ये प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस वगैरह हो गया, ये कंप्यूटर एसेसरीज है, तो मेरा उसका धंधा है, मैंने उसे बेचने के लिए रखा हुआ है, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, इन्वेंट्रीज बन जाएगी। ओके जी, जो सामान रेडी है बिकने के लिए, जिसको मैंने बेचने के लिए रखा हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब मेरा नॉर्मल बिजनेस इसी चीज का है। फिनिश गुड्स आप इसे कह सकते हो। ठीक है जी, या इन द प्रोडक्शन फॉर सच सेल, इन द, इसको लिखो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब जो सामान मेरा अभी क्या है, बन रहा है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हूं, सामान बनाकर बेचूंगा, और कुछ सामान मेरा क्या है अभी आधा अधूरा रखा हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो फिर मैं उसे क्या करूंगा, बेचने की कोशिश करूंगा, तो वो भी मेरी इन्वेंट्री है। मतलब जो सामान रेडी फॉर सेल नहीं है, आधा अधूरा तैयार हुआ है, लेकिन तैयार होते ही मैं उसे बेचूंगा, तो वो भी मेरी इन्वेंट्री है। यस, उसे भी आप अपनी इन्वेंट्री बोलोगे, इन्वेंट्री ऑफ WIP, वर्क इन प्रोसेस, WIP। या मैंने सामान रखा हुआ है, एसेट रखा हुआ है फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल, यानी कि जो सामान मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसमें यूज करूंगा मैं इन सामान को, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब जैसे मैं बॉटल बना रहा हूं, ठीक है, ये स्टील की बॉटल बनाता हूं, तो स्टील की बॉटल बनाने के लिए मैंने स्टील खरीदा होगा बाजार से, तो स्टील मेरा मटेरियल है, तो अगर मेरे पास स्टील का स्टॉक बचा हुआ है तो वो भी मेरी क्या है, स्टील बचा हुआ है मेरे पास, वो भी मेरी क्या है, इन्वेंट्री है, क्योंकि मैं उसे क्या करूंगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में कंज्यूम करूंगा। ठीक है, it includes any maintenance suppliers, कंज्यूमेबल्स वगैरह इसमें आ जाता है, जैसे नट बोल्ट्स वगैरह यूज जो होते हैं वो आ जाएगा इसमें। अदर देन क्या नहीं आएगा इसमें, मशीनरी स्पेयर्स, कुछ मशीनरी में यूज होने वाले स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो नहीं आएंगे, वो मेरा अलग से मेंटेनेंस का खर्चा है। सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये सब मेरे PPE बन जाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। मशीनरी स्पेयर्स, मशीनरी इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट, इन्हें मैं क्या बोलता हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलता हूं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो इसे मैं इन्वेंट्रीज नहीं बोल सकता। ओके जी, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है। अगर तो आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में क्या आ जाएगा, फिनिश गुड्स आ जाएंगे जो रेडी फॉर सेल सामान है। वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस मतलब जो अभी आपके फैक्ट्री में आधा अधूरा सामान पड़ा है, जैसे ही वो तैयार हो जाएगा आप उसको बेच दोगे, वर्क इन प्रोसेस जिसे बोलते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है कि जिन्हें मैं यूज करूंगा, कंज्यूम करूंगा फॉर द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में मैं उन्हें क्या करूंगा, कंज्यूम करूंगा, उसे हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। स्टोर एंड स्पेयर्स,
कंटेनर्स वगैरह, जैसे स्टोर्स एंड स्पेयर्स वगैरह होता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में आ जाएगा कंटेनर्स। मान लो मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो लेट्स से शैम्पू बना रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL शैम्पूज बनाती है, तो शैम्पूज बना दिया उन्होंने अपनी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चर कर दिया केमिकल वगैरह डाल के, तो शैम्पू में यूज होने वाला केमिकल रॉ मटेरियल है, वो भी इन्वेंट्री है, आधा अधूरा शैम्पू तैयार हुआ है वो भी इन्वेंट्री है, शैम्पू पूरी तरीके से बन के बॉटल में पैक्ड है, रेडी फॉर सेल है, वो भी इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स। लेकिन शैम्पू जिस बॉटल में पैक होगा वो बॉटल्स भी इन्वेंट्री है मेरी, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मतलब पैकिंग मटेरियल वगैरह, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा अपना स्टॉक, अपना सामान डालकर बेचूंगा, कंज्यूमेबल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए ये 3-4 तरीके की इन्वेंट्रीज आती हैं। ट्रेडर के लिए क्या होगा सर? ट्रेडर के लिए फिनिश गुड्स होते हैं, क्योंकि ट्रेडर क्या करता है सामान खरीदता है और बेच देता है, तो ट्रेडर के पास इन्वेंट्री में हमेशा फिनिश गुड्स रहेगा। एक सर्विस प्रोवाइडर की भी इन्वेंट्री हो सकती है, यस सर्विस प्रोवाइडर की भी इन्वेंट्री हो सकती है, इसमें कंज्यूमेबल आएगा। इसमें एग्जांपल लिख सकते हो आप, जैसे डॉक्टर सर्विसेज देता है, तो डॉक्टर अपनी सर्विस के साथ साथ मेडिसिन भी कंज्यूमर को देता है, अपने पेशेंट्स को मेडिसिन भी देता है, तो वो मेडिसिन उनके लिए क्या है? कंज्यूमेबल है। तो अगर मेडिसिन का वो स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज है उसकी, क्या है? इन्वेंट्रीज है। ओके, नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन? हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करनी है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन? सबसे पहला पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। एक करेक्ट इनकम डिटरमाइन करने के लिए ट्रेडिंग पीएनएल के थ्रू आप क्या करते हो? करेक्ट इनकम निकालते हो। तो ट्रेडिंग पीएनएल में आपकी इन्वेंट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसका एग्जांपल लिया, मान कि परचेज करी हमने 100 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से, तो योर टोटल परचेज इज 1000 यूनिट्स। सेल करी आपने 80 यूनिट्स 15 रुपए के हिसाब से, तो आपकी सेल होगी 1200 यूनिट। अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूं तो आप बोल दोगे सर 200 रुपए का प्रॉफिट है, 200 रुपए का प्रॉफिट है, 1000 रुपए की परचेज 1200 की सेल, बट ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें आपने इन्वेंट्री तो एडजस्ट ही नहीं करी। इनकरेक्ट प्रॉफिट क्या होगा? करेक्ट प्रॉफिट यही तो होगा कि आपने जो सामान बेचा है, सेल जो ही है, उसमें से आप क्या लेस करो? सीओजीएस लेस करो। सीओजीएस कैसे होगी? क्वांटिटी जो आपने बेची है इनटू उसकी कॉस्ट, तो ये होती है सीओजीएस। तो सेल में से सीओजीएस लेस करोगे तभी तो आपका क्या निकलेगा? करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा। और ये हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। तो यहां पर जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इज 20 यूनिट्स इंटू 10, 200 रुपए, ठीक है। तो ये जो आपका निकलता है, ये आपका इन्वेंट्री की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो करेक्ट निकलता है, क्योंकि भाई इन्वेंट्री का कहीं ना कहीं इंपैक्ट है ना आपके प्रॉफिट के ऊपर। सीओजीएस, सीओजीएस कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री एडजस्ट करनी पड़ती है। जीपी कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सीओजीएस। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। और एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक एंटिटी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एसरटेन करनी है, अपनी बैलेंस शीट बनानी है, अपनी क्या करनी है? बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इन्वेंट्री एक एसेट है, उसे बुक्स में दिखाना जरूरी है, क्योंकि उसको बेचकर आप क्या करोगे? प्रॉफिट कमाओगे। तो बैलेंस शीट में उसे ऐसा एज अ एसेट डिस्क्लोज किया जाएगा। लिक्विडिटी एनालिसिस, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब होता है कैश पोजीशन आपकी कैसी है, कैश की पोजीशन कैसी है। देखो, आपने सीखा होगा फॉर्मूला नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है आपका? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री आती है, और एक आपने रेशो भी सीखी होगी करंट रेशो, वो निकलती है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो यानी कि करंट रेशो क्या बताती है? वो बताती है एंटिटी की एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। तो उसमें इन्वेंट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि इन्वेंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स। तो लिक्विडिटी एनालिसिस के लिए, कैश की पोजीशन देखने के लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए होती है, क्योंकि इन्वेंट्री बेचकर आपके पास क्या आता है? कैश आता है, ठीक है। नाउ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, अगर लीगल कंप्लायंस की बात करें तो लीगल रिक्वायरमेंट भी है इन्वेंट्री को बुक्स में शो करना। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेड्यूल 3 कहता है कि भाई आपको बुक्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं कि आपको अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, और आपको कॉस्ट फॉर्मूला भी क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ता है, एएस की रिक्वायरमेंट है। नाउ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करते हैं? जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का? इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये लोअर इसलिए देखते हैं, लोअर देखते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। भाई मेरे पास स्टॉक है,
मेरी बुक्स में आ रहा है 10 लाख रुपए का स्टॉक, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 9 लाख रुपए रह गई है, अब वो 9 लाख से ऊपर का बिकेगा नहीं, और मैं अपनी बैलेंस शीट में उसे 10 लाख पे दिखा रहा हूं, तो भैया मैं तो अपनी पोजीशन को इन्फ्लेट कर रहा हूं, ओवर वैल्यू दिखा रहा हूं, ओवर वैल्यू कर रहा हूं अपने स्टॉक को, वो गलत हो जाएगा, उसे मेरी पोजीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। प्रूडेंस को फॉलो करते हुए जब मुझे पता लग रहा है कि मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई है, तो मुझे उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, उसका प्रोविजन बनाकर मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे गिराना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली अपना करेक्ट पोजीशन दिखानी पड़ेगी, उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे भी दिखाना पड़ेगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करनी है, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। नाउ कॉस्ट कैसे निकलती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट में आएगा भाई कॉस्ट ऑफ परचेस, जो सामान आपने खरीदा उसकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी। परचेज कॉस्ट में क्या क्या आता है, जैसे अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूंगा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, उसका परचेज प्राइस, उस पर फ्रेट लगा है, लोडिंग लगा है, अनलोडिंग लगा है, ट्रांसपोर्टेशन लगा है, इंश्योरेंस लगा है, ये सब ऐड हो जाएगा कॉस्ट में। उसमें अगर कोई टैक्सेस लगे हैं, टैक्सेस कौन से वाले, नॉन रिफंडेबल वाले टैक्स होते हैं, क्योंकि रिफंडेबल टैक्स जैसे जीएसटी होता है रिफंडेबल टैक्स, तो रिफंडेबल टैक्स का तो गवर्नमेंट क्या देती है, टैक्स क्रेडिट दे देती है, तो आपको सिर्फ यहां पर क्या लेते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्स लेना है, जिसमें आपका इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगा, ऑक्ट्रॉयड ड्यूटी आ जाएगा, एंटी टैक्स वगैरह आ जाएगा, और लेस क्या करोगे इसमें से, ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है जी, अब इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे आप कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक सामान कन्वर्ट करने का खर्चा, जिसमें आपका लेबर का खर्चा आ जाएगा, ओवरहेड्स का खर्चा आ जाएगा, ये भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स। और अदर कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन तक लाने का खर्चा, जैसे फैक्ट्री में सामान बना, फैक्ट्री से सेलिंग आउटलेट तक ले जाने का सारा खर्चा, वो भी आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अदर कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, दैट मींस इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने तक का सारा खर्चा आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इन सबको टोटल करोगे तो क्या निकलेगा, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल आएगा। ठीक है जी, यहां तक ओके। अब क्वेश्चन आता है कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता, इसमें एबनॉर्मल लॉस नहीं आता, किसी भी तरीके का एबनॉर्मल लॉस है वो आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, उसका आप अलग से एलिमिनेट करोगे। कोई भी स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी, बट अगर मान लो दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेट। कई बार क्या होता है कि हम कोई सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और हमारा जो सामान है ना वो अलग अलग प्रोसेस से गुजर के जाएगा, तो कई बार क्या होता है अगले प्रोसेस में जाने के लिए मुझे सामान को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करना पड़ेगा। जैसे वाइन्स बनती है, तो वाइन्स किससे बनती है, ग्रेप्स से बनती है, तो ग्रेप्स को पहले सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, सड़ाने गलाने के बाद जब तक वो अच्छी तरीके से सड़ ना जाए तब तक उसे क्या करा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, तो स्टोरेज कॉस्ट इनकर होगी। तो वो स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, अगले प्रोसेस में ले जाने के लिए वो स्टोरेज कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, तो उस टाइप की स्टोरेज कॉस्ट हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी। लेकिन जनरली आपका सामान बन गया है और आपने उसे वेयरहाउस में स्टोर किया, तो वेयरहाउस का रेंट आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट इन्वेंट्री टू देयर ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन, मतलब कोई भी एडमिन कॉस्ट जिसका इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने का कोई भी रोल नहीं है। देखो अगर इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने का कोई भी आपका खर्चा है, कोई भी एडमिन कॉस्ट उसमें इनकर हो रही है, वो तो सब इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर आपने इन्वेंट्री में कोई भी कॉस्ट इनकर करी है, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए नहीं है वो, तो वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, एंड लास्ट इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। तो दीज आर द स्पेसिफिक कॉस्ट विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। नाउ एनआरवी कैसे निकलती है, एनआरवी कैसे निकलती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक तो ये एस्टिमेटेड फिगर है, एग्जैक्ट फिगर तो होती नहीं है, ठीक है सर। क्या एनआरवी को मैं मार्केट वैल्यू कह सकता हूं, लगभग मार्केट वैल्यू आप कह सकते हो। फिनिश गुड्स की एनआरवी कैसे निकलेगी, उसका सेलिंग प्राइस क्या है माइनस सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं। भाई देखो जैसे आपको लगता है कि भाई मेरी जो इन्वेंट्री है वो 2 लाख में बिक जाएगी, बट इसे बेचने पे मुझे पता है कि 20,000 का खर्चा होगा ही होगा, तो मेरी एनआरवी कितनी आएगी, 180 आएगी। ठीक है जी। डब्ल्यूआईपी की एनआरवी क्या होती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स।
कि देखो WIP कभी भी आधा अधूरा सामान बाजार में तो बिकेगा नहीं, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कभी भी WIP का होगा नहीं, आपके पास किसका होगा, फिनिश गुड्स का होगा। लेकिन कॉस्ट है आपके पास WIP की, तो आप उस कॉस्ट में क्या करोगे, अगर आप इस सेलिंग प्राइस में कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन माइनस कर दो कि WIP से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा और सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, तो आप कैश पे पहुंच जाओगे, आप NRV ऑफ WIP पे पहुंच गए ना यार, सिंपल सी बात है। ये पर्स है, ये वॉलेट है, ठीक है, लेदर का वॉलेट है ये, ठीक है, इसको मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, तो आधा अधूरा मेरा वॉलेट तैयार है, तो ये वॉलेट आधा अधूरा बाजार में तो बिक नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है ये वॉलेट जब तैयार हो जाएगा तो ये लेट से 1000 रुपए में बिकेगा, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे को फर्दर अभी उस वॉलेट पे 200 रुपए और खर्च करते हैं और 100 रुपए सेलिंग खर्चा आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस 1000 रुपए की सेलिंग प्राइस में से 200 रुपए हटा दूं और 100 रुपए का खर्चा जो सेलिंग एक्सपेंस है वो हटा दूं, तो मैं इस वॉलेट के WIP की NRV पे तो पहुंच गया, बोलो ना यस यस। रॉ मटेरियल के केस में NRV क्या होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है कि किस उस रॉ मटेरियल को आप रिप्लेस कितने में कर सकते हो, अगर वो बिक नहीं रहा, यूज नहीं हो रहा, तो आप कितने में उसे रिप्लेस कर सकते हो, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज योर NRV। तो कॉस्ट और NRV आपको विच एवर इज लोअर वो देखना होता है। अच्छा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर इज सेलेक्टेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। मान लो मेरे पास 3 आइटम है A B C, तो मैं ये प्रिंसिपल जो है कॉस्ट और NRV A पे अलग लगाऊंगा, A की कॉस्ट A की NRV विच एवर इज लोअर, ऐसे B की कॉस्ट B की NRV विच एवर इज लोअर, ऐसे C की कॉस्ट C की NRV विच एवर इज लोअर। तो आइटम बाय आइटम मुझे क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। टोटलिटी में नहीं देखना कि A प्लस B प्लस C, टोटल कॉस्ट देख लो, टोटल NRV देख लो, विच एवर इज लोअर, नहीं, आइटम बाय आइटम बेसिस आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। क्लियर है यहां तक? ओके। देन एक क्वेश्चन आता है हमारे पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, कि इन्वेंट्री के रिकॉर्ड आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपके पास 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, जहां पर आप क्या करते हो, फिजिकल काउंट करते हो ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्या करते हो, इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करते हो ऑन अ पर्टिकुलर डेट, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जहां पर फिजिकल काउंट नहीं करते, वहां पर डेली बेसिस पे आपके पास आपका स्टॉक आता है, बुक रिकॉर्ड्स आप बनाते हो, एक इन्वेंट्री रजिस्टर बना लेते हो, आफ्टर एवरी रिसीट एंड इशू आपके पास क्या फिगर आ जाएगी कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास बची हुई है, परपेचुअल सिस्टम, ठीक है। इसकी थ्योरी के लिए मैंने थ्योरी नोट्स वाली क्लास में आपके साथ डिस्कशन कर लिया था, तो आप वहां से इसे देख लेना, ठीक है जी। नाउ टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करोगे, कॉस्ट फॉर्मूला भी आप इसे कह सकते हो कि कॉस्ट निकालने के लिए मेरे पास अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। अब वो मेथड्स के नाम देखो, एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जिसमें आपके 4 मेथड कब होते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ओके, फीफो मेथड, लीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। इसमें से लीफो मेथड जो होता है वो नॉट अलाउड बाय AS2, क्योंकि ये वेग मेथड है। उधर अगर मैं बात करूं नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, यहां पर कॉस्ट देखते ही नहीं, आप सेलिंग प्राइस के बेसिस पे काम करोगे, तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। एक एक मेथड देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। देखो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जनरली हाई वैल्यू आइटम्स पे लगता है, यूनिक आइटम्स पे लगता है, मतलब जिसके जैसा कोई नहीं, तो उसकी अलग से आप कॉस्ट वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, तो ऑटोमोबाइल कंपनी क्या करती है, कई बार ना कुछ कॉन्सेप्ट कार बनाती है। अब वो कॉन्सेप्ट कार 1 या 2 ही बनी होंगी, ऐसा तो है नहीं लाखों कॉन्सेप्ट कार बनी गई होंगी, 1 या 2 बना होगा, टेस्टिंग करने के लिए बनाई होगी, लेकिन उस अगर वो 1-2 आइटम है, यूनिक आइटम है, तो उसकी कॉस्ट तो अलग से आइडेंटिफाई हो सकती है ना। एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो एयरक्राफ्ट वो कितने बना देगी, 2 बना देगी, 5 बना देगी, 10 बना देगी, 100 पर तो यानी लाखों में एयरक्राफ्ट थोड़ी ना बन जाएंगे। तो वो क्या है, वो सब यूनिक आइटम्स है। तो यूनिक आइटम्स के लिए आप क्या करते हो, स्पेसिफिक कॉस्ट आपको पता होती है कि इस आइटम पे कितनी कॉस्ट लगी है, अकॉर्डिंगली आप उसकी इन्वेंट्री की उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जब यहां पर जहां पर आपकी यूनिक आइटम है, इजीली आप एक एक आइटम की कॉस्ट निकाल सकते हो, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड आप लगाते हो। तो इट इज यूज्ड फॉर हाई वैल्यू आइटम वेयर कॉस्ट इज ascertained immediately on an individual item that is on the basis of each product. This method is applicable for those products which are neither similar nor interchangeable. मतलब जो किसी से सिमिलर नहीं है, यूनिक आइटम्स है। ये जनरली लगाती है ऑटोमोबाइल्स कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ठीक है, तो ये लगा लेती है। जैसे मान लो PQR, ये 3 प्रोडक्ट है, दीज आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल।
इनकी कॉस्ट है मेरे पास, ये कॉस्ट है, ये एनआरवी है। अब मेरे को स्टॉक निकालना है, तो पी का अलग देखोगे, क्यू का अलग देखोगे, आर का अलग देखोगे। क्या बताया मैंने कि आइटम बाय आइटम देखना है। अगर मैं पी की बात करूंगा तो पी की कॉस्ट 38, एनआरवी 42, तो लोअर क्या है 38, तो 38 हो जाएगा इसकी वैल्यू। क्यू की कॉस्ट है 29, एनआरवी 29, तो 29 ले हो गया। आर में कॉस्ट है 17, एनआरवी 14, तो 14 लोगे, तो अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल आएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आता है वेरी पॉपुलर मेथड, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये क्या कहता है? ये इस प्रिंसिपल पे चलता है कि जो सामान पहले आपने खरीदा वो आपने पहले बेचा होगा। जो सामान आपने पहले खरीदा उसे आपने क्या करा होगा, पहले सेल किया होगा। तो यानी कि इन्वेंट्री में हमेशा आपके पास जो लेटेस्ट गुड्स आपने खरीदे हैं ना वो रहेंगे, तो उनकी कॉस्ट देख लो। फीफो मेथड, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी द लेटेस्ट गुड्स परचेज्ड अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। अब देखो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होगा, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड का मतलब होता है प्राइसेस राइज हो रहे हैं, तो इस मेथड में आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो हाई आएगी। क्यों हाई आएगी? क्योंकि फीफो मेथड में आपके पास जो इन्वेंट्रीज आ रही होंगी वो लेटेस्ट सामान जो आपने खरीदा वो आ रही होंगी, और वो महंगा है क्योंकि प्राइस बढ़ गए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी हायर अंडर दिस मेथड। ठीक है जी। लीफो मेथड, लीफो मेथड क्या कहता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसमें ये कहता है, ये इस प्रिंसिपल पे चलता है कि जो सामान आपने लेटेस्ट खरीदा है ना उसको पहले बेच दो, ओपनिंग वाला पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वेग मेथड हो गया। वेग मेथड क्यों हो गया? क्योंकि इस मेथड के हिसाब से तो आप कभी भी अपना ओपनिंग स्टॉक बेच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, वेग मेथड है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी अर्लीस्ट गुड्स परचेज। यहां पर लीफो मेथड में जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसमें क्या आ रहा होगा, जो सबसे पहले आपने सामान खरीदा था ना, इवन ओपनिंग स्टॉक, वो आ रहा होगा। तो इट इज अ वेग मेथड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ठीक है। सिंपल एवरेज मेथड में क्या करते हो? अंडर दिस मेथड इन्वेंट्रीज इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट विच इज कैलकुलेटेड सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द गुड्स परचेज। मतलब आपने जो भी परचेज करी है ना, जो भी अलग अलग डेट पे परचेज करी है, जिस प्राइस पे परचेज करा है, तो उन सारे प्राइजेस का एक एवरेज निकालना है। मतलब जितने भी आपके प्राइजेस हैं, जैसे मान लो पी खरीदा आपने, क्यू खरीदा, आर खरीदा, सॉरी एक ही आइटम की बात करूंगा। आप पी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो, पी, तो पी आपने लेट से 1 जनवरी को खरीदा, फिर 1 फेब को खरीदा, फिर 15 मार्च को खरीदा, फिर 30 अप्रैल को खरीदा, अलग अलग प्राइस पे खरीदा। जैसे मान लो यहाँ पर 20 का खरीदा, यहाँ 25 का खरीदा, यहाँ 15 का खरीदा, यहाँ पर 24 का खरीदा। तो इन सब प्राइसेस को क्या करो, आप एवरेज कर दो। इन सब प्राइसेस को, इन सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे, तो एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो एवरेज प्राइस के हिसाब से अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो तो इसको बोलते हैं हम सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास वेटेड एवरेज मेथड, अगेन मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड और एक आपका फीफो मेथड, ये आपके मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है जो बिजनेस एंटिटीज फॉलो करती हैं। इट इज मोस्ट लॉजिकल मेथड। यहां पर क्या होता है, यहां पर आप वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हो। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि भाई आपके पास कितना सामान अवेलेबल है बेचने के लिए, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। मतलब हर बार जब भी आपने सामान खरीदा है ना, जब भी आपने सामान खरीदा है तो हर बार आप क्या निकालोगे, एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालोगे कि कितना सामान की, मतलब टोटल जो सामान अवेलेबल है उसकी कॉस्ट कितनी है, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी की कितना क्वांटिटी ऑफ सामान अवेलेबल है। ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट। और सीओजीएस कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इनटू वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट। ठीक है। तो ये आपका वेटेड एवरेज मेथड होता है। ठीक है। एक दो आप इसके स्टॉक रजिस्टर वाले क्वेश्चन बना के देख लेना। तो दीज आर योर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जिसमें आता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड। देन आता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अब नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आप क्या देखते हो, यहां पर आप कॉस्ट को देखते ही नहीं, जो पास्ट में आपने इनकर कर दिया कॉस्ट उसको नहीं देखोगे। ठीक है। इसमें एक तो आता है आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कब लगता है? जब आपका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, जिन आइटम्स का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन देयर इज फ्रीक्वेंट चेंज इन द प्राइस पर यूनिट। बेस्ड ऑन दिस मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिटरमाइंड टू वैल्यू द इन्वेंट्री। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, पेट्रोल हो गया, ये क्या है, ये बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं इनके प्राइसेस। तो बार बार आप भाई प्राइस फ्लक्चुएशन वजह से आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती।
तो आप क्या करते हो, आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन कर लेते हो कि मैं हर बार इन्वेंट्री इतने पे ही वैल्यू करूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसा नहीं कि हमेशा एक बार डिसाइड कर ली, मान लो आपने ईयरली डिसाइड कर ली कि मैं ईयरली ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पकड़ के चलूंगा। अब प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहेगा, मेरे लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए ये एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने पकड़ ली, इसके हिसाब से वैल्यूएशन करके चलूंगा। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड है। देन आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, आप इसे रिटेल प्राइस मेथड कह सकते हो। ये भी आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। इस मेथड के अंदर ये मेथड जनरली लगता है रिटेल बिजनेसेस में, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, वो ये मेथड को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास मान लो एक जनरल स्टोर है। अब एक जनरल स्टोर में बहुत सारे आइटम्स है उसके पास शुगर भी है, राइस भी है, ऑयल भी है, आटा भी है, बेसन भी है, मतलब दुनिया भर की चीजें। हर चीज की कॉस्ट उसके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे ये जरूर पता होगा कि हर चीज पे एमआरपी कितना है और उसका मार्जिन कितना है। तो वो क्या करता है, वो जब भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेगा ना, तो वो देखेगा कि मेरे पास कौन से आइटम कितनी बची है, उनकी एमआरपी क्या है। तो मान लो उसके पास आटा बचा हुआ है, तो आटा उसके बाद लेट से 10 किलो पड़ा हुआ है, तो 10 किलो इंटू लेट से 40 रुपए का एमआरपी है, 40 रुपए पर केजी है, तो 10 इंटू 40 400 रुपए का उसने आटा बोल दिया। उसके बाद ऑयल पड़ा है लेट से उसका 100 लीटर्स, और ऑयल का जो एमआरपी है वो 200 रुपए का, तो 200 इंटू 100 20,000 रुपए का ऑयल पड़ा है। ऐसे कर करके उसने क्या करा, टोटल एमआरपी निकाल ली, फिर उसने माइनस कर दिया कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। वो कहता है कि मैं 20% मार्जिन लेकर चलता हूं, तो इस एमआरपी में से 20% लेस करोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी सारे सामान की। ये आपका क्या है, रिटेल प्राइस मेथड है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है। तो दिस मेथड इज यूज्ड in retail businesses where inventories comprises of various items, the individual cost of which is not ascertainable। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखते हो, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की इन्वेंट्री कितनी है लेस ग्रॉस मार्जिन, तो आपकी क्या निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद अच्छा, कई बार आपको जो सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है ना, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको टोटल सेल्स भी चाहिए, टोटल सेल में जो आपने सेल करी है वो, प्लस कई बार आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा एट सेलिंग प्राइस, तो उसे भी ऐड कर दोगे, क्योंकि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो आपने खरीदा है वो भी तो कॉस्ट में से लेस करोगे ना। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी आप सेलिंग प्राइस में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपका एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है। मैं इसका क्वेश्चन दिखाता हूं, इसका एक क्वेश्चन दिखा लेता हूं, थोड़ा बेटर रहेगा समझने के लिए। मैथ का क्वेश्चन निकाल लेता हूं। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, वो कहता है मेसर्स XYZ आर इन रिटेल बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस 15,75,500, इसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे और जो सेल टैक्स है वो क्या करोगे, आप ऐड करोगे। फिर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ये टोटल कॉस्ट आ गई। सेल ड्यूरिंग द ईयर, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर वो कह रहा है फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड लगाकर आपको क्या निकालना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट निकालनी है। अब कैसे निकालोगे भाई, अगर आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन हटा दोगे, अब प्रॉफिट मार्जिन कैसे आएगा, प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमें क्या चाहिए, सेल लेस कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेल लेस कॉस्ट। सबसे पहले मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं, देखो कॉस्ट कैसे निकलेगी, 15,75,500, इसमें लेस करा आपने 3% का ट्रेड डिस्काउंट और ऐड कर दिया 11% का सेल टैक्स, प्लस ऐड कर दिया आपने 87,500 के पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो 17,83,841 दिस वन इज योर कॉस्ट ऑफ परचेज। नाउ ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालोगे भाई, ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए मुझे सेल माइनस परचेज करना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, सेल कितनी है 22,45,500, अब ये जो मैंने परचेज, जो मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज है, इसके अंदर जो सामान मेरा क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है उसकी भी तो कॉस्ट इंक्लूडेड है, उसकी भी तो कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो सेलिंग प्राइस में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी तो मेरा सेलिंग प्राइस टोटल आएगा। यार एक चीज बताओ ना, मान लो मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ये पर्स है, सॉरी ये माउस है, ये मोबाइल फोन है, ये पर्स है, ठीक है, ये तीन आइटम मैंने खरीदी थी, ये तीनों की कॉस्ट अवेलेबल है।
इसमें से मैंने ये 2 आइटम बेच दी, ये 2 आइटम क्या करी मैंने, सेल कर दी। ये आइटम अभी भी मेरे पास अवेलेबल है एट सेलिंग प्राइस, मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब अगर मेरे पास टोटल तीनों की कॉस्ट टोटल अवेलेबल है, अलग अलग अवेलेबल नहीं है, टोटल अवेलेबल है, तो इस टोटल कॉस्ट को मैं इन सबके टोटल सेलिंग प्राइस में से तो माइनस करूंगा, तभी तो प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा। अगर मैं इन सारे तीनों आइटम की टोटल कॉस्ट को इस सब आइटम के सेलिंग प्राइस में से माइनस करूंगा, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। दैट मींस जो मेरा सामान क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, इसका भी सेलिंग प्राइस मैं अपनी सेल्स में इंक्लूड करूंगा, तभी तो मेरा क्या निकलेगा, एक ग्रॉस मार्जिन निकलेगा। दैट्स व्हाई यहां पर हम क्या करते हैं, सेल फॉर द ईयर, इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी एट सेलिंग प्राइस, तो ये टोटल सेल आ गई, उसमें से परचेज लेस करोगे तो आपका जीपी आ गया। अब जीपी मार्जिन निकालो एट सेल्स। सेल्स क्यों, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंटरी में से मार्जिन हटाना है, तो जीपी है आपका 696659 डिवाइडेड बाय टोटल सेल इज 2480,500, तो आपका मार्जिन आता है लगभग 28.09%। तो आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंटरी 235, इसमें से अगर आप 28.09% माइनस कर देते हो तो आपका 168,988, दिस इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्लियर है यहां तक, बोलो जी क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम, बस एक छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से देखो। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखो एबनॉर्मल आइटम में सिंपल वो कहता है कि आपको जितनी भी एबनॉर्मल आइटम है उसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट से एलिमिनेट करना है। जितनी भी एबनॉर्मल आइटम है उसका इफेक्ट क्या करोगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट से एलिमिनेट कर दो। मतलब एबनॉर्मल आइटम अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री में आ रही है तो वहां से उसे हटाओ, ये एबनॉर्मल आइटम ड्यूरिंग द अगर आपने खरीदी है तो परचेज में से उसे हटाओ, ठीक है जी। अगर एबनॉर्मल आइटम आपकी बिकी है तो सेल्स में से उसे हटाओ, ठीक है। तो आपका जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकल के आएगी वो नॉर्मल वाली सही निकल कर आ जाएगी, क्योंकि जो प्रॉफिट निकलता है आपका वो प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो नॉर्मल आइटम पे ही होता है। इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करता हूं। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020। इन्वेंट्री 1/4/19 ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, परचेज होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए, सेलिंग एक्सपेंस हो गए। ध्यान रहे सेलिंग एक्सपेंस आपकी इन्वेंट्री में नहीं आते, एडमिन एक्सपेंस हो गए, फाइनेंशियल चार्जेस हो गए और सेल्स हो गई। ये क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बुक में जो तरीका दे रखा है ये भी ठीक है अगर आपको ये सही लगता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉलो करता हूं इसमें, तो ट्रेडिंग अकाउंट से करके दिखाऊंगा। अब वो कहता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 19, यानी कि लास्ट ईयर की बात कर रहा है, ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है, अ सम ऑफ 17,500 was written on a particular item which was originally purchased for 50,000। वो कह रहा है लास्ट ईयर हमने एक आइटम खरीदी थी 50,000 की, वो खराब हो गई थी और उसमें से मैंने 17,500 राइट ऑफ कर दिए थे। तो यानी कि ये जो खराब आइटम है इसकी मेरे पास कितनी वैल्यू रह गई है, 32,500, जो कि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है मेरे इस 142,500 में इंक्लूडेड है, तो मुझे हटाना पड़ेगा। और जिसको मैंने ड्यूरिंग द ईयर 45,000 में बेच दिया, ओके, ये अलग है, बेच दिया, ऐसा खत्म कर दिया। वो कह रहा है बेरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, मतलब वो कह रहा है इस ट्रांजैक्शन को छोड़कर मेरा जो नॉर्मल जीपी है वो कितना है, 20% ऑन सेल्स है। अब मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 142,500 लेस कर दो इसमें से एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम की वैल्यू कितनी, देखो 50,000 की आइटम, इसमें से आप 17,500 राइट ऑफ कर चुके हो, तो कितना बचा 32,500। तो 142,500 माइनस 32,500 कर दो, 110। फिर और ट्रेडिंग में क्या आएगा, परचेजेस आ जाएंगे 762,500 टू परचेजेस, 762,500 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 150, सेलिंग एक्सपेंस 60,500, सॉरी माय मिस्टेक, सेलिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा नहीं, तो
माय मिस्टेक, सेलिंग एक्सपेंस नहीं आएगा, सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं आएगा, एडमिन एक्सपेंस भी नहीं आएगा, फाइनेंशियल चार्जेस भी नहीं आएंगे, तीनों खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। सेल्स बाय सेल्स 1245 लेस एबनॉर्मल आइटम। अब बताओ ये जो एबनॉर्मल आइटम है तुमने कितने में बेच दी? 45 में बेच दी, तो 45 लेस कर दो 12 लाख। नाउ जीपी कितना है? जीपी इज 20% ऑन सेल्स, तो इस 12 लाख का 20% इज 240। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक निकालो कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। ये आता है आपका 110 प्लस 760 प्लस 150 प्लस माइनस 62,500, 62,500 का आपके पास क्या आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। लेट मी चेक आंसर। 62,500 क्लियर है? यहां तक बताइए जी, क्लियर है? दैट्स इट। तो ये आपका हो गया एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री टेकिंग मींस फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट करना। अब क्या होता है कि इन्वेंट्री इवैल्यूएशन जो होता है ना, वो हमेशा फिजिकल काउंट बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन हर बार अगर मैं मान लो 31 मार्च को अपनी इन्वेंट्री काउंट करता हूं, लेकिन हर बार 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो कई बार इन्वेंट्री को 31 मार्च से पहले काउंट कर लिया जाता है, कई बार बाद में कर लिया जाता है काउंट, ठीक है। और अगर पहले कर रहे हैं तो आगे की ट्रांजैक्शन को एडजस्ट किया जाएगा, और अगर बाद में कर रहे हो तो भी पीछे की ट्रांजैक्शन को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। पढ़ो। एज वी नो inventories are valued at cost or NRV whichever is lower. In order to calculate cost of inventories, we need to physically count the inventories at the end of the relevant period, but it is not practically possible to count the inventories at the ending date. Therefore, we have to physically count the inventory before or after the ending date and adjust the transaction occurred in between. भाई या तो एंडिंग डेट से पहले कर लो काउंट या बाद में कर लो। अब यहां पर एक डायग्राम में देखो, 31 मार्च ईयर एंड है, यहां पर आपको इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए, तो हो सकता है आपको 24 मार्च को इन्वेंट्री काउंट करनी पड़े। अगर 24 मार्च को इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो तो आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू 24 मार्च की आएगी, तो आपको 24 मार्च से 31 मार्च की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। कई बार आपको ईयर एंड के बाद आप आ रहे हो इन्वेंट्री काउंट करने 15 अप्रैल को, ऑडिटर्स जो हैं वो 15 अप्रैल को स्टॉक इन्वेंट्री स्टॉक वेरीफाई करने आ रहे हैं, तो 15 अप्रैल को आपने इन्वेंट्री काउंट करी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 15 अप्रैल की आएगी। तो 31 मार्च से मतलब 1 से लेकर 15 तक जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उन्हें आप क्या करोगे? एडजस्ट करोगे। इसे बोलते हैं उल्टा चलना, मूविंग बैकवर्ड, ठीक। अब मान लो आप 24 मार्च को इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये देखो हाथ हैंड मूवमेंट देखना मेरी, ठीक है। ये 31 मार्च है, ये 24 मार्च है, मैं 24 मार्च को इन्वेंट्री काउंट कर रहा हूं, और ये मैं आगे क्या बोलूंगा? ये बोलूंगा मैं 10 अप्रैल, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं। अभी 24 मार्च को मैं इन्वेंट्री काउंट कर रहा हूं, तो 24 से लेकर 31 तक की इन्वेंट्री पे आ रहा हूं, तो मुझे बताओ मेरे हाथ में 24 की इन्वेंट्री आएगी, ये 24 की इन्वेंट्री आ गई, ओके। अब मुझे बताओ अगर मैंने 24 का स्टॉक आ गया ना मेरे पास, 24 से 31 के बीच में मैंने सामान कोई खरीदा है, तो मेरे को तो 31 की इन्वेंट्री चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बीच में अगर मैंने कोई सामान खरीदा है तो मेरा सामान बढ़ेगा, मेरा स्टॉक बढ़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे ऐड करना पड़ेगा, मुझे वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न है, अगर इस बीच में मैंने कोई सामान वापसी दे दिया तो भैया इस स्टॉक में से कम हो जाने चाहिए सामान, तो मुझे परचेज रिटर्न क्या करनी पड़ेगी? लेस करनी पड़ेगी, तो इसे लेस कर दिया, ठीक है। सेल, अगर 24 से 31 के बीच में मैंने कोई सामान बेच दिया, 24 को मेरे स्टॉक में था वो, लेकिन 24 से 31 में बिक गया, तो 31 के स्टॉक में नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल वाला जो सामान है वो लेस करना पड़ेगा। बट ध्यान रहे, सेल वाला सामान आपको सेलिंग प्राइस पे अवेलेबल होगा, तो आपको उसे कॉस्ट पे लेस करना पड़ेगा। किस पे लेस करना पड़ेगा? कॉस्ट पे लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही सेल रिटर्न का क्या करोगे? सेल रिटर्न आप ऐड करोगे अगेन एट कॉस्ट, ठीक है जी। नाउ अब मान लो कोई सामान 24 तारीख को मेरे गोडाउन में था ही नहीं, 24 से 31 के बीच में मेरे गोडाउन में था नहीं, क्यों नहीं था? हो सकता है मेरे कंसाइनी के पास हो। अब कंसाइनी के पास है तो आपका ही सामान,
फिजिकली नहीं है लेकिन ओनरशिप तो आपकी है। तो आप क्या करोगे, जो भी सामान आपका कंसाइनी के पास है उसे भी एट कॉस्ट, कई बार आईपी पे भी हो सकता है सामान, तो एट कॉस्ट निकाल के उसे क्या करोगे, अपने स्टॉक का पार्ट बनाओगे। सेम अगर आपका सामान पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, अगर आपका सामान कस्टमर के पास पड़ा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल, वो भी आपका ही स्टॉक है, तो उसे आप क्या करोगे, अपने स्टॉक का पार्ट बनाओगे, वो भी एट कॉस्ट। ठीक। और अगर कोई आपसे एरर हो जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा, प्लस माइनस अगर आपको एरर करना पड़ेगा तो वो एरर करके आप 31 मार्च की इन्वेंटरी पे पहुंचोगे। ये 24 से 31 मैंने ट्रांजैक्शन को एडजस्ट किया। अब केस लाते हैं कि मैं इन्वेंटरी टेकिंग कर रहा हूं कब, 10 अप्रैल को। मैं इन्वेंटरी टेकिंग कब कर रहा हूं, 10 अप्रैल को कर रहा हूं। तो मेरे पास जो स्टॉक आएगा वो तो 10 अप्रैल का आएगा। ठीक है जी, 10 अप्रैल का स्टॉक आएगा, तो मुझे रिवर्स ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं 10 अप्रैल को ट्रांजैक्शन स्टॉक टेकिंग कर रहा हूं तो 10 अप्रैल की इन्वेंटरी आ गई, लेकिन मुझे 31 मार्च की चाहिए। अब 1 तारीख से लेकर 31 से 10 के बीच में मैंने कोई सामान खरीदा, तो इस स्टॉक में तो प्रेजेंट था, लेकिन इसमें होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो इस स्टॉक में से मुझे वो सामान क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो परचेज क्या हो जाती है आपकी, लेस हो जाती है। परचेज लेस होगी तो परचेज रिटर्न ऐड होगी। सेल की बात करो, अगर कोई सामान आपने 31 से 10 के बीच में बेच दिया, तो इस स्टॉक में तो था नहीं, लेकिन 31 को तो आपके गोडाउन में होना चाहिए ना सामान, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स ऐड करनी पड़ेगी, सेल रिटर्न लेस करनी पड़ेगी। सेल्स ऐड करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि कॉस्ट पे लोगे आप, और सेल रिटर्न लेस करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। ठीक है। अब यहां पर भी अगर सामान आपका कंसाइनी के पास पड़ा हुआ है, कस्टमर के पास पड़ा हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल, सामान तो आपका ही है, तो आपको दोनों ही केस में इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है तो उसे प्लस माइनस करके एडजस्ट करोगे, तो आप 31 मार्च की इन्वेंटरी पे पहुंच जाओगे। तो ये भी कई बार इन्वेंटरी टेकिंग का क्वेश्चन आ जाता है 5-1 नंबर में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपना इन्वेंटरीज। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कराता हूं आरटीबी का क्वेश्चन। आरटीबी में इन्वेंटरी टेकिंग का ही क्वेश्चन डाला हुआ इन्होंने, ये आपका इन्वेंटरी टेकिंग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार से क्या है। इजी है क्वेश्चन, स्टडी मैट में भी ऐसा क्वेश्चन। आरटीबी इस बार कुछ खास दमदार मुझे लगा नहीं, मतलब कोई नया क्वेश्चन मुझे एज सच नहीं दिखा। स्टॉक टेकिंग ऑफ एबीसी स्टोर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 23 वॉज कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल। ठीक है भाई, 10th अप्रैल को ही है। The valuation of which showed a stock figure of 335 at cost on the completion date। तो 10 अप्रैल को जब आप स्टॉक टेकिंग कर रहे हो तो आपके पास इन्वेंटरी फिगर कितने के आते हैं, 335। मैं आपको ना ये क्वेश्चन प्रेजेंटेशन के हिसाब से सिखाता हूं। बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, प्रेजेंटेशन ध्यान नहीं देते, तो प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो आप लिखोगे ऊपर स्टेटमेंट ऑफ valuation of inventory as on 31 मार्च 2023। एक स्टेटमेंट बना रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2023। पर्टिकुलर्स अमाउंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन, आप इन्वेंटरी टेकिंग कब कर रहे हो, 10 अप्रैल को करिए आपने, तो 10 अप्रैल 23 का स्टॉक किस वैल्यू पे आ रहा है आपके पास, कॉस्ट कितनी आ रही है, 335। ठीक है जी, 335। नाउ आफ्टर द ईयर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द स्टॉक टेकिंग, सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर 13,750, प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट। ठीक है, सेल कितने की हो गई, 13,750 की। ठीक है, वो कह रहा है 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आपकी सेल हो गई है कितने की, 13,750। तो यानी कि यहां इन्वेंटरी में नहीं है, लेकिन यहां तो होना चाहिए ना, तो आपको सेल्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड कॉस्ट ऑफ सेल्स। 13,750 का सामान आपने बेच दिया, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 33.33% ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट है प्रॉफिट। अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा। आई होप ये तरीका आना चाहिए आपको, बताओ कैसे होगा।
इफ प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट, तो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा? अच्छा, 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? 3 रुपए अगर कॉस्ट है, अगर 3 रुपए कॉस्ट है तो 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4 रुपए होगा। तो प्रॉफिट इज 1/4 ऑन सेल्स। अरे बोलो हाँ या ना? प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट मींस कि अगर 3 रुपए कॉस्ट है तो 1 रुपया प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए हो गया ना। तो प्रॉफिट इज 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। प्रॉफिट क्या है? 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये जो सेलिंग प्राइस है 13,750, इसमें 25% तो प्रॉफिट है, तो इसमें कॉस्ट पोर्शन कितना होगा? 75% होगा ना। तो 13,750 का 75%, दैट इज 10313, ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। नाउ परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द स्टॉक अमाउंटिंग टू 18,000 एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 18,000 में से 10% माइनस कर दो, 16,200। 16,200 की आपकी परचेज है। तो परचेज का क्या करोगे आप? भाई परचेज आपने यहां पर इस बाद वाले पीरियड में परचेज करी तो इस स्टॉक में आ रहा होगा, 10 अप्रैल में आ रहा है, लेकिन 31 मार्च के स्टॉक में नहीं होना चाहिए, तो लेस करोगे, लेस परचेजेस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 18,000 का 90%, 16,200 लेस कर दो। 16,200 आपने क्या करा? लेस किया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू स्टॉक एट अ मार्कअप प्राइस ऑफ 600 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। ये मार्कअप प्राइस का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। मार्कअप प्राइस मींस सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस कह सकते हो, मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो गुड्स जो है वो 600 रुपए के सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न है तो आप क्या करोगे? लेस करोगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न 600 का कितना परसेंट लोगे? 75% लोगे ना। 450, तो 450 आपने ये सेल रिटर्न के भी लेस कर दिए, ठीक। नाउ आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी स्लो ओल्ड मूविंग आइटम्स, very old slow moving items costing 2250 which should have been taken at 1050 to ensure orderly disposable to an interested customer। ठीक है जी, वो कह रहा है हमारी इस इन्वेंट्री में 335 में 2250 की ऐसी आइटम है जो बिक नहीं रही है, लेकिन एक कस्टमर है वो 1050 पे से लेने के लिए तैयार है, तो यानी कि एनआरवी इसकी रिड्यूस हो गई है। तो एनआरवी अगर रिड्यूस हो गई है तो आपको 2250 माइनस 1050, 1200 रुपए से स्टॉक को कम करना पड़ेगा, लेस। रिडक्शन ऑफ ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स। भाई आपने तो अपनी इन्वेंट्री में 2250 इंक्लूड कर रखा है, लेकिन कस्टमर उसे 1050 पे लेने के लिए तैयार है, तो 1200 रुपए से आपको अपना स्टॉक ठीक करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एनआरपी पे दिखाओगे ना स्टॉक। नेक्स्ट, ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड्स आ गए। सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 3100 वर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट टू द कस्टमर। ठीक है, वो कह रहा फ्लड की वजह से कुछ सामान आपके पास लेट आया, आपको कस्टमर को देना था, लेकिन सामान आपके सप्लायर ने आपको लेट भेजा, तो इस वजह से आपने कस्टमर को भी देने में लेट कर दिया। एज अ रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड एनआरवी इज एस्टिमेटेड एट 2500 ऑन 31 मार्च 23। वो कह रहा है एनआरवी इसकी 2500 है, लेकिन आपने 3100 पे इंक्लूड कर रखा है, तो 600 रुपए से आप क्या करोगे? इस इन्वेंट्री को रिड्यूस करोगे, लेस एनआरवी ऑफ सम आइटम्स फॉलन बिलो कॉस्ट। कितना भाई? 3100 की आइटम 2500 में रह गई, तो 600 से एनआरवी गिर गई, तो 600 रुपए लेस कर दो। यहां पर 600 रुपए क्या करोगे? लेस करोगे। वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक फॉर इंक्लूडिंग इन 31 मार्च 23। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबीसी स्टोर इज जनरली वैल्यूड एट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? इसकी वैल्यूएशन करोगे, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी 335 प्लस 10313 माइनस 16200 माइनस 450 माइनस 326
863. तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 23. ठीक है, कितना आ रहा है 326863. एक बार आंसर से वेरीफाई कर लेते हैं. 326 863. लो जी 326 863 ले लो या 862 ले लो. क्लियर है? बोलो जी क्लियर है? तो ये आ जाता है 5 नंबर में क्वेश्चन इन्वेंटरी टेकिंग का. तो 5 नंबर के लिए चैप्टर ठीक है, आ जाता है. थ्योरी भी आ जाती है. थ्योरी में इसमें आप वो पढ़ के जाना अच्छे से, पीरियोडिक और परपेचुअल का डिफरेंस, वो कई बार एग्जाम में आता है. ठीक है जी, चलिए फिर. तो दिस इज योर टॉपिक ऑफ इन्वेंटरी. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक. बाय बाय.